गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस पार्ट का बचा हुआ सेक्शन। आज लगता है शायद फिनिश हो जाए, नहीं होगा तो टाइम अपने पास खूब सारा है ना। तो रिएक्शन पार्ट में अभी तक अपन ने कर लिया है ग्रुप 16 फिनिश कर लिया था मेरे ख्याल से, है ना। ग्रुप 17 स्टार्ट करना था और मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे करने को, जो मैं मानता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ कि आपने कर लिए होंगे। फिर भी यदि आपसे नहीं हुए हैं तो मैं इनके आंसर बता रहा हूँ। लेकिन आंसर बताने से पहले वो लोग वीडियो को आगे बढ़ा लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। वो लोग आंसर मत देखना, वो लोग जब टाइम मिले तब अपने आप करके फिर मुझसे मैच करना। ईमानदारी की बात तो ये है, नहीं तो चलता है, चलने तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसे देख दे के करना है कि नहीं, चलो ठीक है सर एक बार और बता रहे, क्योंकि मैंने सारे बताए हुए फिर भी बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह कर लो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको पहले अपने आप ये होमवर्क में आपका किया हुआ होना चाहिए था, और नहीं तो आप करो इसको। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या क्या होता है या क्यों होता है। तो फ्लोरीन के एक्सेप्शन में जितनी भी बातें आती है बेटा, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, पहला नंबर। सेकंड, साइज बहुत छोटा होता है, सेकंड नंबर। तीसरा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, यानी रिक्त डी कक्षक, हिंदी में रिक्त डी कक्षक इसके पास नहीं है। छोटा आकार है, इसका साइज छोटा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता इसकी बहुत ज़्यादा है। ये सब कारणों से, ये 3 कारण मैंने बता दिए, वापस नोट कर लेना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के कारण ये खूब सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे HF है, तो HF अपने ग्रुप का, ठीक है ना, अपने ग्रुप में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, जबकि ऐसा होना चाहिए था। HF का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जिसका वेट है वो सबसे कम है, उसके सबसे जल्दी उड़ जाना चाहिए था, है ना। वो क्या बोलते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कारण ये कि इसमें H बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन की EN बहुत हाई है, ये मैंने पहले पढ़ा चुका है, H बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा फ्लोरीन सिर्फ एक ही प्रकार का ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो है HOF, है ना। क्योंकि अब आगे और O लगने की जगह ही नहीं है। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्लोरीन 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 7 बॉन्ड कैसे बना सकता है। तो क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड्स मैंने पढ़ाए मैं आपको। HOCl, HClO2 जिसका नाम है क्लोरस एसिड, HClO3 जिसका नाम है क्लोरिक एसिड, HClO4 जिसका नाम है परक्लोरिक एसिड, और शुरू में HOCl जिसका नाम हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन ये तो बेचारा फ्लोरीन तो एक ही बना पा रहा है, HOF, क्योंकि इसके पास और बॉन्ड ही नहीं बनाने की क्षमता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। वही सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल खर्च हुआ, दूसरा ऑर्बिटल लोन पे रखने में खर्च हुआ, तीसरा ऑर्बिटल एक और लोन पे रखने में खर्च हुआ, चौथा ऑर्बिटल एक और लोन पे, तो इसके पास 3 लोन पेयर, 3 ऑर्बिटल काम आ गए, चौथे से चौथा काम आ गया। अब कुछ बचा नहीं, खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो खाली ऑर्बिटल नहीं है तो दूसरा एटम जुड़ेगा कैसे बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर HOF के बारे में पूछा जाए तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इट इज द ओनली एग्जिस्टिंग ऑक्सी एसिड ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का इकलौता एकमात्र ऑक्सी एसिड HOF है बेटा। दूसरे ज्यादा ऑक्सी एसिड बना रहे हैं, ये कम बना रहे हैं, तो एक्सेप्शनल तो हो गया बेटा ये, है ना। कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होगी, सर एक्सेप्शनल क्या है, तो अपवादित गुण है। अपवादित गुण, फ्लोरीन के अपवादित गुण, वे गुण जो कि फ्लोरीन के लिए माने नहीं गए थे कि ये इसके होंगे, लेकिन होते हैं। NCERT में देख लीजिएगा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, आपको मिल जाएगा कि फ्लोरीन के एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज पर एक पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। उस पैराग्राफ का शॉर्ट में अगर करोगे, है ना, अगर आप नेट ये, क्योंकि एक एक लाइन तो याद रहनी नहीं है आपको, और ना कोई पूछेगा एक लाइन, जो क्वेश्चन आएंगे वो तो ऐसा आएंगे ना बेटा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया, किस कारण से उसमें ये गुण आए, ये प्रॉपर्टीज एक्सेप्शनल क्यों हुई, और उसके एग्जांपल्स क्या है, मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। फिर भी डिटेल में और देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। FCl-Bri की EN के ऑर्डर में P ब्लॉक में टॉप टू बॉटम में आते हैं, तो हेलोजेंस के अंदर कोई भी एक्सेप्शन देखा नहीं गया है। इसकी EN हाईएस्ट होनी चाहिए थी, है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बॉन्ड एनर्जी में एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन में लोम पे रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि साइज छोटा, ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर, और इस कारण से ये नंबर 1 पर आना चाहिए था। छोटा साइज में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो नंबर 1 पे आना चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन के लोन पेयर में और इसके लोन पेयर में जो रिपल्शन है, उससे इसका बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। अगर आप बोलोगे कि सिर्फ फर्स्ट पे कौन गया, तो बेटा फर्स्ट पर ये है, सेकंड पर ये है, और ये है फोर्थ पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से हो चुके हैं। EA यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एक्सेप्शन है। फ्लोरीन का छोटा साइज के कारण इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी है, इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन को बांधने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, और वो इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि नए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसके पास लूम पे 3 जगह इसके पास कम है, डी ऑर्बिटल्स है नहीं इसके पास, तो कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं और नया इलेक्ट्रॉन आने की क्षमता बहुत कम है। इस कारण से हम ये कहेंगे कि फ्लोरीन की ईए जितनी होनी चाहिए उससे होती है कम, होनी चाहिए थी फर्स्ट नंबर पे, आती है सेकंड नंबर पे। अगर आप बोलोगे आपको सेकंड नंबर याद कैसे है, बड़ा किताब में दिखा मैंने, ठीक है ना भाई। ऐसा तो है ना कि मेरे को अपने आप समझ में आता है कि अच्छा मैं कुछ थोड़ी देर सोचता हूँ और निकाल लेता हूँ कि सेकंड नंबर पे होगा, बट ये फिजिक्स और मैथ्स जैसी चीज नहीं है कि उसको अपन ऐसे निकाल लें। तो इनोनिक में कभी कभी अपने को पहले किताब पर विश्वास करना पड़ता है ना, उसके बाद जो किताब पढ़ के आपको पढ़ाता है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है, यानी कि मुझ पर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट पर है, तो ये थर्ड पर और ये फोर्थ पर। मेरी मानो तो एक्सेप्शनल चीजों को ध्यान रखो, ये एक्सेप्शन कौन है और कौन से नंबर पर है, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसमें भी क्या हुआ बेटा, खूब सारी बातों को मिलाकर ऑक्सीडाइजिंग पावर निकलती है। प्रैक्टिकली देखा गया कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। हालांकि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने में सबसे मेन कारण माना गया है, जब प्रैक्टिकली देखा तो ये फर्स्ट नंबर पे आया, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ पे। सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजर ये फ्लोरीन है, भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए पानी के अंदर लेना नहीं होता क्योंकि पानी तो मीडियम है बेटा। जनरली कोई केमिकल अपने मीडियम को ऑक्सीडाइज कर दे तो उसको तो अपन काम में नहीं लेंगे या बहुत कम काम में लेंगे, है ना। तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही जो कोई क्या बोलते हैं, कोई गाड़ी है ना, रोड पे चल रही है, रोड तो बेटा गाड़ी के सुविधाओं के लिए होती है कि भाई इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए। अब कोई रोड जो है वो अगर कोई गाड़ी जो है वो रोड को अपने साथ लेती चले, रोड को ही बेकार कर दे, तो ऐसी गाड़ी का चलना तो निषेध होगा ना बेटा, मना होगा ऐसी गाड़ी का चलना। वही गाड़ी है फ्लोरीन, जो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये फ्लोरीन इतना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात बात पे ऑक्सीडाइज करता है हर किसी को, है ना। ऑक्सीडाइज करता है ना, इलेक्ट्रॉन छीनता है, खुद बनाता है F-। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको दिक्कत होगी सर, अभी तो आपने कहा था F- का बनना मुश्किल है वगैरह, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर है पानी के अंदर F- का बनना, और पानी में हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा बेटा। F- का छोटा साइज होता है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना, तो F- का बनना पानी में आसान हो जाएगा। यूं तो एयर में तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर पानी में देखें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर पानी का गुण है, मतलब पानी में लेने वाली प्रॉपर्टी है। व्हेनेवर वी सी द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर, इट इज even if it is not mentioned, it has to be in the aqueous medium, यानी कि यदि बताया नहीं गया हो कि कौन सा मीडियम है तो भी हमने को जलीय माध्यम यानी कि aqueous medium लेके चलना ही होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन इसके पीछे मेन कारण मैंने बता दिया कि फ्लोरीन में ये मत बोलना कि उसकी EA ज्यादा है या EN ज्यादा है, नो, कारण मेनली ये है कि F- aqueous medium में हाइड्रेशन ज्यादा शो करता है, यानी F- का जलयोजन अधिक होने के कारण फ्लोरीन सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर आप चेक करोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल में भी सर ने ये पढ़ा दिया है, ऐसा मुझको मालूम है, राइट। तो इसका मतलब फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि F- का हाइड्रेशन ज्यादा होता है, ये इसका मेन कारण है। कारण और भी है, लेकिन मेन कारण जो है वो ये है। IIT में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, जब वो AIEEE के नाम से एग्जाम होते थे तब का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो उसमें पूछा था भी सबसे मेन कारण क्या है कि फ्लोरीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें ये गया था कि F- का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। चलो, F- C- Bi- I- रिड्यूसिंग पावर इसकी ठीक उल्टा होगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये F2 ज्यादा है, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब F2 से F- बनना आसान है। तो बेटा F2 से अगर F- बनना आसान है तो एक दिमाग लगाओ बेटा, F2 से F- बनना आसान है, तो आप एक बार बताओ F- से F2 बनना, तो आपको अंदर ही अंदर आंसर आ रहा हो मुश्किल है, और मुश्किल है तो मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करेगा। F- से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, ये कारण है कि F- की रिड्यूसिंग पावर मिनिमम है, न्यूनतम है। क्योंकि ये F- किसी को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा बेटा, F- जब एक्वस मीडियम में जाएगा, इतना हाइड्रेशन के बाद इतना जब उसका भव्य स्वागत होगा, ठीक है ना, तो उसको कितनी अच्छी लगेगी वो जगह। भैया आपको कितनी अच्छी लगता होगा, आप जब बचपन में कभी अपने ननियाल ददियाल वगैरह कहीं जाते हो और वहां पर आपका भव्य स्वागत हो, सोने की आपको, है ना, क्या बोलते हैं, अंगूठी पहना रहे हैं और आपको मालाएं पहना रहे हैं और आपको बहुत स्वागतम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि बस ये जगह अपने लिए सही है, यहाँ से हिलना नहीं है अपने को। बस फ्लोर F- के साथ भी वैसे ही होता है। F- जब पानी में जाता है तो पानी इसका जबरदस्त स्वागत करता है हाइड्रेशन नाम की चीज से, और इस कारण से F- को इतना अच्छा महसूस होता है कि भाई यहाँ से कहीं जाना ही नहीं हम, ठीक है ना। तो अब F-
अगर कहीं जाएगा, कहीं जाता तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन देता। लेकिन F माइनस को इलेक्ट्रॉन इतना पसंद आ रहा है क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन कारण ही वो F माइनस, और F माइनस कारण ही हाइड्रेशन हो रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पूछेगा कौन उसको? तो वो F माइनस जो है वो एक्वस मीडियम में हाईली स्टेबल आयन है। अब समस्या ये खड़ी हुई कि अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो क्या हम उसको बोले रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है वो? तो यही बोलो बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो नहीं है। इतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट है कि आज तक कोई भी F माइनस का इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाया है। मैं केमिकल्स की बात कर रहा हूँ। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, एक जगह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाओ, एक जगह नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाओ, खूब हाई वोल्टेज दो, खूब ताकत लगाओ, तब जाके F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और वो ताकत होती है बिजली की ताकत। जी हाँ, बिजली की ताकत, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है। हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में रिडॉक्स अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक लाइन कि F माइनस के सॉल्ट को F2 में बदलना संभव नहीं है, सिवाय इलेक्ट्रोलाइसिस के। इलेक्ट्रोलाइसिस से ही पॉसिबल है। यानी F माइनस से F2 बनाना है तो भूल जाओ कि आप बना सकते हो। F माइनस बन गया मतलब बन गया, अब तो भूल जाओ उसको, ठीक है ना। अब नहीं, जैसे होता है ना शेर, अब शेर के मुंह में एक बार हड्डी आ गई तो भूल ही जाओ बेटा। लेने जाओगे तो फिर आपकी खुद की भी हड्डी उसके मुंह में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है। बस F माइनस बिल्कुल वैसी चीज है कि F शेर है, माइनस उसकी हड्डी है, वो उसने दबा ली, अब वो नहीं देगा। बस इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, बिजली का झटका लगाओगे, तब F माइनस जो है वो, जैसे है ना शेर ने अगर क्या बोलते हैं हड्डी पकड़ी लिए तो करंट लगा दो उसको, करंट लगाते वो चिल्लाएगा आहा, तो उसके मुंह से हड्डी लेके भाग जाओ। ये तरीका संभव है। वो तरीका आप अपने रिस्क पर अप्लाई करना, मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, उसके बराबरी करके बता रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ जाए कि F माइनस वाली चीज कितनी खतरनाक है। तो F2 से F माइनस बनाना बड़ा ही आसान, F माइनस से F2 बनाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन, एक ही तरह से मुमकिन है, और वो तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि है ना अपन विद्युत अपघटन की मदद से उसको कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कर सकते हैं। अदरवाइज केमिस्ट्री की मदद से हम नहीं कर पाएंगे। अगर केमिकल रिएजेंट्स हैं भी, क्योंकि मैंने एक दो रिएजेंट्स पढ़े हुए हैं, तो एक दो रिएजेंट्स हैं भी, तो वो नहीं है जो बेटा जो हमारे कोर्स के क्यूरिकुलम में हो। हमारे तो हम आराम से खुले तौर पर बोल सकते हैं कि भैया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम मालूम है कि जितना स्टैंडर्ड हमारे कोर्स का है ना, उसको देखते हुए कभी पूछ नहीं सकते कि भैया F माइनस को ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स कौन है, क्योंकि मैं एक दो कॉम्प्लेक्स जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आपके है ना कभी नहीं आएंगे। इसलिए आप कभी डरे नहीं, घबराए नहीं, आप मेरी बात को फॉलो कर लें कि सर ने तो बोला है, खुला एकदम बोला है कि F माइनस को कोई केमिकल ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, यानी F माइनस को F2 में बदलने का दम किसी में नहीं है, कम से कम हमारे कोर्स में जो है उनमें तो नहीं है। चलो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो बताओ F माइनस की रिड्यूसिंग पावर क्या है? 0, बहुत कम। तो Cl माइनस थोड़ी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी I माइनस की। I माइनस की रिड्यूसिंग पावर इतनी बढ़िया है, बात बात पे रिड्यूसिंग करता है, ठीक है ना। I माइनस इतने सारे आयंस को रिड्यूस करता है कि I माइनस का एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसको देखता है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो अगर रिड्यूस करेगा तो खुद भी तो ऑक्सीडाइज होगा बेटा, खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। ये कारण है कि I माइनस का एग्जिस्टेंस काफी सारे आयंस के साथ नहीं होता। अगर आप याद कर पाओ अभी से तो आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने पहले याद किया हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये ध्यान रखना, I माइनस का एग्जिस्टेंस एक तो Tl+3, एक Pb+4, बिस्मथ +5, एक कॉपर 2+, और ठीक है काफी है, 4 काफी है। वैसे डी ब्लॉक में एक और होता है आयरन, आयरन का भी ध्यान रख लो, फेरिक, इतना सफिशिएंट है। अगर ये भी आपको याद है तो सफिशिएंट है। क्या ध्यान रखोगे, लाइन क्या ध्यान रखनी है वो सुनना। I माइनस पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट देने वाले आयंस, आपको मालूम होगा नीचे वाला आयंस होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट जो दिखाते हैं। ये बोरोन फैमिली का लास्ट है, ये कार्बन फैमिली का लास्ट है, वो नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट है। जब आप बोरोन फैमिली देखोगे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, लास्ट आएगा थेलियम, जिसका +3 अनस्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, अक्री युग्म प्रभाव के कारण ये अनस्टेबल है। ये भी अनस्टेबल और ये भी अनस्टेबल है। तो ये सब क्या अनस्टेबल क्यों? क्योंकि अपनी लोअर स्टेट में जाना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खाना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला, एक इलेक्ट्रॉन खाने वाला मिल गया, तो अब क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से कोई रोक ही नहीं पाएगा भाई। ये चीज I माइनस इलेक्ट्रॉन देने को आतुर है। ये वाला आयंस अगर इनको देख लिया, मिल गए रास्ते में कहीं पर, तो इलेक्ट्रॉन खींचने को आतुर है, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे दो स्पीशीज अगर मिल जाए
तब तो कोई रिएक्शन होके रहेगी, रोक ही नहीं सकते इनको। इसका मतलब केमिस्ट्री में इनको कैसे बोलते हैं वो समझो बेटा। मेरा एम ये है आपको केमिस्ट्री सिखाना। बातें तो ठीक है ये सीख जाओगे, लेकिन एग्जाम में केमिस्ट्री के फॉर्म में पूछा जाएगा, वहां पर भी चुप हो जाते हैं लोग। तो आज से आपको ध्यान ही रखना है कि I- इनमें से किसी भी आयन के साथ एग्जिस्टेंस नहीं रखता, यानी I- कैन नॉट एग्जिस्ट विद एनी ऑफ दीज आयन्स। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो ये बोलेंगे I- इनमें से किसी भी आयन के साथ अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि उनसे क्रिया कर जाता है, उनसे रिएक्ट कर जाता है। I- इनसे रिएक्ट कर जाएगा। इससे क्या रिएक्ट करेगा मैं लिख नहीं रहा हूं बेटा, आप खुद ध्यान रखना। अपने लिखने ना, अपने नोट्स बना रहा हो तो थीलियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लेड +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिस्मथ +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और आयरन +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे रिड्यूस हो जाएंगे I- के कारण। I- यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेटा, SRA, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है कि इन सब आयन के साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एम्स में एक सवाल आया था बेटा, बहुत बढ़िया सवाल लगता है मुझको, ठीक है ना। क्या सवाल था वो, ये था कि CuI4 2-, एम्स 2013 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूरा तो नहीं बता रहा हूं मैं, बस काम की चीज बता रहा हूं, है ना। उतना भी आता है आपको तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा कि हाँ भी ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो देखते ही टिक कर दोगे। क्वेश्चन था कि ये वाला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ लोगों को लगता था अरे तो कुछ सर ने करवाया नहीं, ये तो ऐसा है नहीं। अगर आप बेसिक बात ध्यान रखोगे तो आपसे कभी गलत नहीं होगा बेटा। आप सिर्फ इतना निकालो, इस पूरे पे चार्ज -2 है ना। आयोडीन कितने हैं, आयोडीन पे चार्ज कितना होता है बेटा -1। ये कितना चार्ज हो गया -4, इसका -4 है। अब इसका कितना हो ताकि इन दोनों को जोड़े तो -2 आ जाए। तो इसका होना चाहिए बेटा, x की वैल्यू होनी चाहिए +2, क्योंकि +2 और -1 को जोड़ने से -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉपर की स्टेट आ गई +2। जैसे कि मैं लिख रखा है कि कॉपर +2 I- के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कॉपर +2 I-1 के साथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये आयन एग्जिस्टिंग नहीं है, क्योंकि कॉपर +2 कभी भी I- के साथ दिखेगा नहीं, ठीक है ना। दिखते ही वो गया, दिखते ही I- गया, कॉपर 2+ भी गया। अगर आप बोलोगे सर कहां गया, I- के गया हो जाएगा क्या, तो I- का I तो रहेगा लेकिन माइनस नहीं रहेगा, वो I2 बन जाएगा। और कॉपर 2+ का कॉपर तो रहेगा लेकिन +2 नहीं रहेगा, +1 बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो चलो। तो F-, Cl-, Br-, I- में सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन, I- के बाद Br-, Cl- और उसके बाद में F-, HF, HCl, HBr, HI। एसिडिक प्रॉपर्टी HI, HF, HCl, HBr में सबसे इजीली बॉन्ड किसका टूट जाएगा, तो आंसर है HI का। तो H+ आयन जल्दी छोड़ देगा, सबसे इजीली H+ आयन नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ये एसिड है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। HF सबसे पुअर, सबसे वीक एसिड है। इन चारों में ये ध्यान रख लीजिएगा। अब बताओ मुझको कि एसिड्स के ये कॉन्जुगेट्स हैं। हिंदी वालों को मालूम होगा संयुग्मी। तो किसी भी एसिड का जो संयुग्मी होता है वो वीक होता है। एसिड स्ट्रांग है, ये HI स्ट्रांग है तो संयुग्मी वीक होगा। तो वीक बेस ये सबसे स्ट्रांग है, ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ठीक है ना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, HF, HCl, HBr, HI में HI का बॉन्ड सबसे बड़ा है और वीक है, पानी में जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा, इस कारण से वो मोस्ट एसिडिक है। लेकिन उसका कॉन्जुगेट यानी कि उसका जो I- बनेगा है ना, वो वीक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के संयुग्मी, प्रबल के संयुग्मी दुर्बल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग के कॉन्जुगेट्स वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड HI तो कॉन्जुगेट उसका I- वीक हो जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं ताप स्थायित्व, यानी गर्म करने पर कितना वो अपने आप को रोके रहेगा, टूटेगा नहीं। HI सबसे पहले टूट जाएगा, बॉन्ड वीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी HI की। HF सबसे स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे 3 और 4, ठीक है ना। वैसे HF के बारे में बता दूं कि मैंने किताब में पढ़ा था कि HF का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी दूसरे सिंगल बॉन्ड की तुलना में ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। ध्यान रखना कि HH से भी स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। HH दोनों छोटे साइज के हैं लेकिन वो पोलर नहीं है, इसलिए थोड़ा बॉन्ड वीक हो जाता है। HF पोलर है तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि HF का बॉन्ड HH से भी स्ट्रॉन्ग है। ये जस्ट एक बेसिक बात बता रहा हूँ, वैल्यू पर बेस्ड है चीज़ है यही तो, लेकिन तो भी अगर अपने को ऐसी बातें याद रहती हैं तो इनॉर्गेनिक अच्छी हो जाती है। HF, HCl, HBr, HI भी मैंने कहा था आपको बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लेकिन इसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है।
ये हाईएस्ट है तो फर्स्ट नंबर। बाकी सबका आंसर अपन किससे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार से निकालेंगे, या अपन निकालेंगे एच बॉन्डिंग से। तो आंसर है मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि एच बॉन्डिंग तो लगेगी इनमें लगती नहीं है एच बॉन्डिंग, क्योंकि एच बॉन्डिंग लगती है फोन में, और फोन आ चुका है, फोन आ चुका है मतलब मालूम है ना, एफ आ चुका है, फोन आ चुका है। तो ये कौन सा फोन आ गया सर, ठीक है ना, तो एफ आ चुका है। तो अब ये कोई नहीं बचा है, फोन में से कोई नहीं बचा है, तो इनमें एच बॉन्डिंग नहीं लगेगी, अब इनमें लगेगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से इसका हाईएस्ट होगा, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा थर्ड, और ये आएगा फोर्थ। ठीक है बेटा, चलो ये अपन ने सारा कर लिया है। मैंने आपको बताया था टेस्ट ऑफ एफ माइनस, टेस्ट ऑफ सी माइनस, बी माइनस, आई माइनस, लास्ट टर्म पे इन चारों के टेस्ट अपन ने किए थे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। एफ माइनस का क्या बनाना है बेटा, F2 या HF, तो आंसर है HF। Cl माइनस से क्या बनाना है, HCl। घर पे जाके क्या करना, F माइनस का कोई भी सॉल्ट ले लेना जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे NaF ले लेना, CF2, NCERT में CF2 लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे CF2 लिख दिया है। तो CF2 की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से होने पर HF बनेगा। यहाँ पे ले लेना NaCl, यहाँ ले लेना NaBr, और यहाँ ले लेना NaRe। तो इसका सॉल्ट ये हो गया, इसका सॉल्ट ये हो गया, इसका सॉल्ट ये हो गया, इसका सॉल्ट ये हो गया। अब ये या कोई जो आपके मनपसंद के सॉल्ट्स हैं वो ले लेना, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवा के क्या क्या बनाओगे, ये HF, ये HCl, ये देगा Br2 और ये देगा I2। ठीक है, HF, HCl, Br2, I2 ये दोनों अलग है, ध्यान रखना, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मालूम है ना बेटा। चलो फिर आता है Cl माइनस। क्या बताओ, Cl माइनस को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ने किस में बदला था। आपके पास ऑप्शन है Cl2 या HCl, सोचो आराम से फटाफट। मैं वापस पूछ रहा हूँ, Cl माइनस को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ने किस में बदला था। अगर आपका आंसर Cl2 है तो बिल्कुल गलत, अगर आपका आंसर HCl है तो बिल्कुल सही। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि Cl माइनस को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 Cl2 में बदल नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। मैंने कहा था ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन छीन सके। अगर आप बोलोगे Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन छीनना इसका मतलब नामुमकिन है क्या, अभी मैंने बताया था F माइनस से इलेक्ट्रॉन छीनना नामुमकिन है, सिर्फ वो बिजली से यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से खींचते हैं। अगर आप बोलोगे सर ये भी वैसा ही, ये वैसा नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस से तो खींची जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों लगाते हो, इसके लिए तो केमिकल्स काम आ जाते हैं। अगर आप बोलोगे सर कौन से केमिकल काम आते हैं, तो ध्यान रखना अपने कोर्स में ऐसे 3 केमिकल्स हैं, वो तीनों ये लिख दिए मैंने, KMnO4 या इसका छोटा भाई Mn दोनों है, इसलिए छोटा भाई बोल रहा हूँ। छोटा इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी स्टेट बड़ी है, +7 है और ये +2 है, ठीक है ना। तो ये 7 साल का है, 2 साल का है, तो +2 नहीं +4, सॉरी कुछ ज्यादा छोटा कर दिया मैंने। तो 7 और 4 में तो 4 छोटा ही हुआ ना बेटा, इसलिए छोटा भाई बोल रहा हूँ। तो KMnO4 उसका छोटा भाई MnO2 और एक दूसरा कंपाउंड CuCl2 + O2, ये वह तीनों केमिकल्स आपको रट लेने, याद कर लेने कि ये 3 केमिकल सर ने वो बताए जो Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन छीनकर उसको Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये रिएक्शन बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन अब मुश्किल है तो मुश्किल को करवाने वाले भी तो स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन कैटलिस्ट ले लिया अपन ने। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब अपन कैटलिस्ट लेते हैं तो ऐसे खूब साइंटिस्ट लोग होते हैं जिन्होंने किसी कैटलिस्ट पर काम किया होता है, जिंदगी भर कई सारे रिएक्शंस को करने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए उनके नाम से वो प्रोसेस जाना जाता है। जो कैटलिस्ट आ गया जिसके अंदर, जिसके साइंटिस्ट, जिसने पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया है, तो वो नेम रिएक्शन हो जाएगी, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन इस कारण से कैटलिस्ट लेने के कारण इन दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कैटलिस्ट नहीं है बेटा, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को बस है ना क्या बोलते हैं एक्टिवेट करने का काम आता है, कैटलाइज करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, खुद का ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो ये कैटलिस्ट है। सही है, इसको बोलते हैं डेकोन्स प्रोसेस, DEACONS, डेकोन्स प्रोसेस। आई होप आपको ये प्रोसेस याद हो गया होगा और याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि डेकोन्स प्रोसेस में यूज होने वाला कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, तो डेकोन्स प्रोसेस में इनमें से कौन सा कैटलिस्ट काम आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर CuCl2 जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन में खूब सारी चीजें देंगे जो आपको लगेगा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन याद करने वाली चीजें। तो कुल मिलाकर याद क्या करना है कि सर ने बताया Cl माइनस के सॉल्ट को या HCl को Cl2 में बदलने के लिए हम 3 केमिकल काम में ले सकते हैं, या तो KMnO4 या उसका छोटा भाई MnO2 या फिर डेकोन्स प्रोसेस में CuCl2 कैटलिस्ट के साथ में O2 गैस। चलो थर्ड नंबर पे
है ना, अपन लेते हैं वो ये है, देखो Cl2 डाइल्यूट कोल्ड NaOH, Cl2 हॉट कॉन्सेंट्रेट NaOH, Cl2 स्लेट लाइम वाली रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने सारी बताई हुई है आपको। अगर आपको ये रिएक्शन करनी है तो वैसे तो ये रिएक्शन आपके लिए होमवर्क है, मैं अभी इसका आंसर तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने आप पहले अपने आप करना है। इसको वीडियो को पॉज करके और अपने आप याद करके लिखो, तीनों रिएक्शन करी हुई है अपन ने। कहाँ करी हुई है? तो हाइड्रोलाइसिस में करी हुई है। हो सकता है उससे पहले आपने पीरियोडिक टेबल में भी करी हुई हो। तो मैं जानता हूँ कि ये रिएक्शन करी हुई है, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इस रिएक्शन को मैंने याद करवाया था 11 से। ये 15 वाली रिएक्शन है, कोल्ड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है तो 15 वाली रिएक्शन है। और मैंने कहा था अगर कोई दूसरा बेस काम में आ जाए तो 11 ही करना है, तो ये भी 11 वाली रिएक्शन है। 11 का मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि आप इसको याद करें, NaCl जिसमें इसकी स्टेट -1 है प्लस NaOCl जिसमें इसकी स्टेट +1 है। हाँ, यहां पर बनेगा NaCl जहां इसकी स्टेट -1 है प्लस NaClO3 जहां पर इसकी स्टेट +5 है, इसलिए मैंने 1,5 लिखा है। ये 1 और ये 5, यहाँ 1,1 लिखा है क्योंकि 1,1 है, और यहाँ पर 1,1 लिखा है क्योंकि यहाँ पर बनेगा ऐसा, यानी कैल्शियम आएगा सोडियम की जगह तो Ca आएगा तो CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 और प्लस क्या लिखूं बेटा? Ca यहाँ लिख दो, Ca यहाँ पर OCl का होल ट्वाइस। ये सभी रिएक्शंस मैंने कराई हुई है, इनको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी विषमानुपातन रिएक्शन। अगर आप बोलोगे सर इन तीन के बारे में कोई कॉमन कंटेंट है क्या? कॉमन कंटेंट ये है, इन तीनों के बारे में कॉमन लैंग्वेज ये है, क्लोरीन क्षारीय माध्यम में, हिंदी वालों के लिए बोल रहा हूं, क्लोरीन क्षारीय माध्यम में विषमानुपातित हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्लोरीन हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्रोपोर्शनेट इन एल्कलाइन मीडियम, राइट। चलो, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। अब आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन। तो पहले तो आपने दिमाग दौड़ाओ इस बात पे, क्या क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या क्लोरीन को जीरो, क्लोरीन कौन सी स्टेट में अभी कौन सी स्टेट में? 0 जाना कहाँ चाहता है? तो ये जाना चाहता है -1 में। जब क्लोरीन सबने लेता होगा कि मेरे को कहाँ जाना है, तो ये सबने लेता होगा -1 कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सही है ना बेटा? तो इसका मतलब ये कि बस ये चाहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं माइनस बन जाऊं, लोग मुझको क्लोरीन बुलाना छोड़ दें। हाँ बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? तो बेटा ये क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड है। तो इसका मतलब ये कि क्लोरीन को क्या बनना है? क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन खाना है, खुद क्या होना है? रिड्यूस, अगले को क्या करना है? ऑक्सीडाइज, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है ये। तो कुल मिलाकर क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों का इलेक्ट्रॉन छीनता है। अगर इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो जिससे छीनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लो कर देगा या हाई, तो आंसर है हाई। मान लो इसने आयरन से इलेक्ट्रॉन छीना फेरस से, तो फेरस को फेरिक में बदल देगा। तो इसका मतलब क्लोरीन किससे रिएक्शन करेगा? फेरस से या फेरिक से? तो आंसर है फेरस से, फेरस को फेरिक में बदलेगा। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन बना देगा +2, मैग्नीशियम +2 के साथ Cl तो बना देगा MgCl2। एल्यूमिनियम तो Al+3 बनाएगा, तो ये AlCl3 क्या बोलते हैं Cl2 Br-I- दोनों से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्योंकि ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों ज्यादा है। जब ब्रोमीन से भी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, आयोडीन से भी, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत क्लोरीन में ज्यादा है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दोनों से छीन लेगा, Br- को बना देगा Br2 और I- को बना देगा I2। इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट हिंदी में बोलते हैं परत परीक्षण। परत परीक्षण में जो रिएक्शन काम आती है, यानी लेयर टेस्ट में जो रिएक्शन काम आती है, वो ये काम आती है लेयर टेस्ट। लैब में ब्रोमाइड का या आयोडाइड का क्लोरीन की मदद से होने वाले टेस्ट को कहते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे करवाते हैं उसकी अपने को अभी जरूरत नहीं है ना, बस रिडॉक्स में एक लाइन लिख रखी है, इसलिए मैंने बताया रिडॉक्स का चैप्टर जब पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, वहां एक लाइन लिखी हुई है, वो जनरली इनॉर्गेनिक से संबंधित होती है, इसलिए मैंने इसको इनॉर्गेनिक में बता दिया है, ठीक है ना। क्योंकि जब रिडॉक्स पढ़ोगे तो रिडॉक्स में उन लाइनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां पर तो रिडॉक्स में रिडॉक्स का काम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इनॉर्गेनिक संबंधित चीजें जो वहां पे लिख दी है, एनसीईआरटी में काफी सारे किया हुआ है, कुछ इनॉर्गेनिक की चीजें वहां लिख दी है, कुछ फिजिकल की चीजें यहाँ लिख दी है, तो थोड़ी बहुत मुसीबत होती है पढ़ाने में, लेकिन बस मैंने इतना ध्यान रखा है कि वहां लिखी है, तो बस आप ध्यान रखना कि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि इसको कुछ लोग इनॉर्गेनिक की किताबों में सर्च करते हैं कि सर ने लेयर टेस्ट कहाँ है, कहीं भी नहीं है, तो नाचने लगते हैं, मजा आ गया, लेयर टेस्ट तो है ही नहीं, सर ने ऐसे ही करा दिया, काट दो इसको। काट दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एग्जाम में आ गया तो फिर देखो फिर वो एग्जाम में जब नंबर आएंगे तो वापस ही करो नाचना, ये तो काट दिया, ठीक है ना। तो Br-I- से Br2 I2 बनेगा, लेयर टेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये टेस्ट ब्रोमाइड या आयोडाइड का है, क्लोरीन की मदद से इसमें ब्रोमीन बनता है। ब्रोमीन का कलर है ब्राउन और आयोडीन का वॉयलेट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो लैब में ऐसे कलर्ड सॉल्यूशन बनेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है, सब कुछ,
Na2SO3 क्लोरीन, क्लोरीन कौन सा एजेंट है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ लिख दिया मैंने ऑक्सीकारक है, तो ये लो स्टेट को, ये 0 को +2 में बदल रहा था, 0 को +3 में बदल रहा था, -1 को 0 में बदल रहा था, -1 को 0 में बदल रहा था, ये +4 को +6 में बदलेगा, इसलिए Na2SO4 बन जाएगा। ये देखो +6 स्टेट आ गई, निकाल लेना घर पे जाके, मतलब घर पे ही हो, घर पे रहते रहते। तो Na2SO3 इससे बन जाएगा Na2SO4। SO2Cl2 मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि SO2 को एंटी क्लोर भी कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन को है ना रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज होके SO2Cl2 बना लेगा। पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी बेटा, और अब इसकी स्टेट +6 हो गई है। इसका मतलब ये कि ये एंटी क्लोर की तरह काम कर रहा है, तो मैंने इसका लिख दिया नाम एंटी क्लोर, ANTICHLOR, एंटी क्लोर। Na2SO3 तो क्लोरीन, Na2SO4, अच्छा एक बार और, DB और F एकदम सेम, बहुत बढ़िया। चलो रिवीजन देखो, ऐसा होता है रिवीजन, सॉरी अलग बात है। ये Na2H2O3 है, सही मैंने देखा है, मैं इतना ध्यान रखता हूँ आप लोगों का, है ना, मेरे से गलती होती नहीं है, होती है तो मैं मानता नहीं हूँ ठीक है ना, ऐसे ही कुछ है। तो एनीवेज Na2H2O3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाता है Na2SO4। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, ठीक है ना, तो आएगी 6 और 4 2, तो ये +2 आनी चाहिए, 2 दूनी 4 और 2 6 और ये -6 बराबर, ठीक है, बिल्कुल +2 आएगी, और ये आएगा +6, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हाइपो को पूरा ऑक्सीडाइज कर, ये भी मैंने रिएक्शन करवाई हुई, जब हाइपो मैंने पढ़ाया था तब मैंने करवाया था, देख लेना पहले वाले है ना स्टेप्स के अंदर। तो हाइपो को ये Na2SO4 में बदल देता है। H2S को मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, H2S को दुनिया का हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर के येलो पीपीटी में बदल देगा, तो ये बन जाएगा येलो पीपीटी। आयरन को FeCl2 या FeCl3, तो मैंने कहा था क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो +3 तक ले जाएगा, तो FeCl3 बना देगा इसका। यहाँ पर सल्फेट को क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पहले से 6 में है, तो ये सल्फेट को नहीं छेड़ेगा, अब ये फेरस को फेरिक में बदलेगा, ये बन जाएगा फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइस। वापस ऑक्सीडेशन स्टेट में विचार करें तो 2 से 6 में ऑक्सीडाइज कर दिया, -2 को 0 में ऑक्सीडाइज कर दिया, आयरन के 0 को +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया, आयरन के +2 को +3 में ऑक्सीडाइज कर दिया। ये सारे काम ये कर रहा है। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट का काम ये कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ब्लीचिंग कर सकता है। एनसीईआरटी में एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जब पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर बनता है वो लकड़ी की लुगदी से बनता है, जिसको है ना इंग्लिश में कहते हैं वुड पल्प। तो वुड पल्प में जो उसका रंग है, वुड का रंग है, उसको हटाओगे तभी तो पेपर जैसी फिनिशिंग आएगी बेटा। तो उसको रंग को हटाने के लिए हम जो डीकलराइजिंग एजेंट यानी कि विरंजक यानी ब्लीचिंग के लिए हम जो काम में लेते हैं वो है क्लोरीन। तो ध्यान रखना, क्लोरीन वो केमिकल है जो पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को डीकलराइज करने के लिए काम आता है, यानी कि पेपर के उद्योगों में लकड़ी के पेस्ट को, लकड़ी की लुगदी या उसके पेस्ट को विरंजक के उसको विरंजित करने के लिए यानी डीकलराइज करने के लिए, उसके रंग को उड़ाने के लिए, सब भाषाएं बोल रहा हूँ बेटा, सिंपल से सिंपल भाषाएं बोल रहा हूँ मैं, इनमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि सर क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो। तो आप जो जिसके लिए सही है वो एक्सेप्ट कर ले। वो इंग्लिश वाले उसको पेस्ट सुन ले, इंग्लिश वालों के लिए पेस्ट बोल दिया है ना, हिंदी वालों के लिए लुगदी बोल दिया है ना, वर्ड ऐसा है लेकिन वो ऐसे ही कहलाता है, ठीक है ना। तो वुड पल्प इंग्लिश और अच्छी बोलनी की, हम तो बहुत बड़ी इंग्लिश में मतलब एकदम जबरदस्त इंग्लिश स्कूल में पढ़े हैं, मतलब वहां तो हिंदी नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। तो फिर वुड पल्प बोल दो, ठीक है, वुड पल्प है तो वुड पल्प है, वुड का पेस्ट कह सकते हैं। तो उसको डीकलराइज करने के लिए हम जो केमिकल काम में लेते हैं वो क्लोरीन होता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट वाला एक्शन भी काम आ गया आपके लिए। एक रिएक्शन नेक्स्ट टर्म के लिए पेंडिंग है और वो है रिएक्शन नंबर के। ज्यादा दिमाग मत लगाना है इसके अंदर, मैं आपको सिखा दूंगा क्योंकि इसमें अभी तक आपने पढ़ा हुआ नहीं है, तो छोड़ देना। और अगर किसी को लगता है कि थोड़ा दिमाग लगाने या पहले का कुछ पढ़ा हुआ है उससे करें तो ठीक है, यू आर वेलकम। और ये आपका एक और बात पे वेलकम है कि इस रिएक्शन को देखकर एनसीईआरटी में देखें और एनसीईआरटी से आंसर निकालें और उसके सोचे कि वैसा क्यों आया, और फिर अपन जब नेक्स्ट टाइम में डिस्कशन करेंगे और आपको पढ़ा होगा तो मजा आ जाएगा कि मतलब क्या है, ठीक है ना। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। आज अपन ने सोचा था कि चैप्टर पूरा कर लेंगे, लेकिन मेरी अभी क्या ना ऐसी वो है कि बच्चों को परेशान ज्यादा नहीं करें, ठीक है ना, आराम से रखें कि जितना हो रहा है उतना करें आराम से, ठीक है ना। कुछ लोगों को अगर स्लो लग रहा हो तो मुझको लिख देना, और फास्ट तो मैं जानता हूँ कि हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बहुत आराम से स्पीड, ये अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस अगर होती तो अभी तक तो खत्म हो गया होता, नया कुछ कर रहे होते आराम से, ठीक है ना। चलो
गुड नाइट एंड होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कल मिलते हैं वापस से। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीबडी। वी आर डूइंग द रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक, और रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक में अपन ने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था वो था ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ क्लोरीन, यानी हिंदी में बोले तो क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन के ऑक्सीडेशन में अपन ने सीख लिया था कि क्लोरीन को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जाना चाहता है और इस कारण से कई सारी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है। इन सभी चीज़ों को अपन ने देख लिया था और लास्ट में अपना बच गया था जो है वो Cl2 विद अमोनिया एक्सेस एंड Cl2 एक्सेस विद अमोनिया। मैंने कहा था ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ मार्क भी कर रखा है। मैंने वो कहा था कि अपने आप समझ के और करके आना। अगर आपने अपने आप समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एनसीईआरटी को देखकर भी ये रिएक्शन ऐसी है कि हम देख लेते हैं, उसके बाद भी हमको समझ में तो नहीं आती, याद कर ले रट ले हुए एक अलग बात है। तो मैं आपको समझाने की थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ। वैसे बाकी आपको मालूम है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो आपको याद तो करनी है ही है। पहले तो अपन देखते हैं क्लोरीन एक्सेस की अमोनिया के साथ रिएक्शन को अपन सोचें कैसे। तो देखो इसके लिए मैं अलग से एक स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन। मान लो ये क्लोरीन एक्सेस में है। जब ये एक्सेस में है तो क्या होगा बेटा कि जितने भी H होंगे है ना वो सारे हट जाएंगे, उसके जगह Cl लग जाएंगे। और ये बात ऑब्वियस है कि एक्सेस में है ये ज्यादा अटैक करेगा और बना लेगा NCl3 जो कि एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक्सप्लोजिव को हिंदी में विस्फोटक कहते हैं, ये आपको सबको आता होगा। अब ये जो H है, ये जो H निकलेगा तो Cl बचेगा कि नहीं बचेगा? एक्सेस में तो एक्सेस वाली चीज तो बचेगी। तो ये Cl जो एक्सेस में बचे हुए हैं वो इन H के साथ HCl बना लेंगे, तो यहाँ पर HCl देखने को और मिलेगा। अगर कभी आप भूल जाओ तो मेरा एक ट्रिक ध्यान रखना कि सर ने बताया था कि जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो दोनों कंपाउंड में क्लोरीन दिखाई देती है। पहले वाले में भी क्लोरीन दिखाई देगी, दूसरे वाले में भी क्लोरीन दिखाई देगी, लेकिन नाइट्रोजन एक्सेस में नहीं है तो नाइट्रोजन एक में दिखाई देगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप बोलोगे नहीं सर इसका उल्टा अगर करें, क्लोरीन अगर एक्सेस में नहीं ले, क्लोरीन प्लस अमोनिया ये एक्सेस में ले लें, तो ये बात भी चलो ठीक है। अगर ये एक्सेस में ले लेते हैं तो भी होगा, तो वैसी रिएक्शन होगी। लेकिन अब क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, अमोनिया एक्सेस में है, तो क्लोरीन इस H के साथ HCl निकालने में वेस्ट हो जाएगी और मतलब सारी खत्म हो जाएगी और NCl3 बनाने के लिए क्लोरीन बचेगी नहीं। यानी सारी Cl HCl ये फॉर्म में निकल जाएगी और नाइट्रोजन अकेला रह जाएगा। अकेला नाइट्रोजन क्या बनाएगा बेटा? तो आंसर है N2 बनाएगा, ठीक है ना। और ये H कहां गया बेटा? मैंने क्या कहा था, Cl के साथ किस फॉर्म में निकल गया? HCl के फॉर्म में। लेकिन एक बड़े अचंभे की बात है कि इसमें HCl देखने को नहीं मिलता है। अब ये समस्या वाली बात कि HCl नहीं मिलता तो क्या मिलता है? तो HCl मिलता तो है लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि HCl बनते ही रिएक्शन कर जाता है। किससे और क्यों? वो देखो, HCl है एसिड और अमोनिया क्या है बेटा? बेस। और अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया बचा हुआ होगा, तो रिएक्शन होने के बाद भी अमोनिया जो बचा हुआ होगा ये रहा अमोनिया, और अमोनिया है बेस और एसिड को बेस पसंद है, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये होती है बेटा डेंस व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है ना। यानी कि बहुत गहरी धूम्र होती हैं। व्हाइट तो सफेद है ही है, तो गहरी धूम्र हिंदी में इसको गहर बोलते हैं, गहरी धूम्र, ठीक है ना। जैसे ये बनती है पता लग जाता है कि अच्छा अमोनियम क्लोराइड शायद बना है। एकदम रुई की तरह है ना, उसका जो क्या बोलते हैं विजुअलाइजेशन होता है, जो दिखना होता है वो रुई की तरह होता है, तो पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स बन रही है, शायद अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए। तो इस तरह से है। अब इसमें देखो अमोनिया जब एक्सेस में है तो N दोनों में दिख रहा है, लेकिन क्लोरीन कम है तो क्लोरीन एक में दिख रहा है। इस तरीके से आप ट्रिक्स से आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रोडक्ट भूल जाते हैं, तो इस तरह की ट्रिक्स काम आती हैं। क्लोरीन एक्सेस तो दोनों में क्लोरीन, अमोनिया एक्सेस तो दोनों में नाइट्रोजन। बस ये तरीका लगा लो, आपको इजीली मिल जाएगा जवाब, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो बताइएगा बेटा कि मैंने जो क्लोरीन एक्सेस प्लस अमोनिया लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? तो आंसर है NCl3। यहाँ मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। NCl3 एक्सप्लोजिव कहा था मैंने इसके लिए, और साथ में HCl, ये दोनों बनेंगे। ये तो हो गया X। और जब अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो दोनों में नाइट्रोजन होना चाहिए, तो पहले में अकेला नाइट्रोजन होगा और दूसरे में क्या होगा? नाइट्रोजन और क्लोरीन H, N और Cl। अमोनिया एक्सेस में है ना, तो N और NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। तो ये बन जाएगा दूसरा, ये हो गया भाई। आई होप आपको रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं उसके लिए। हैलोजन के ऑक्साइड्स बेटा मुश्किल से बनते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं,
है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हेलोजन के ऑक्साइड, जैसे मैंने कुछ हेलोजन के ऑक्साइड यहाँ पे लिखे हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड लिखे हैं, तो इनमें क्लोरीन की स्टेट है यहाँ पे +1 है, यहाँ पर है +4 है, यहाँ +6 है और ये +7 है। बेटा हेलोजन को प्लस पसंद है या माइनस, तो माइनस पसंद है, लेकिन यहाँ प्लस में है तो मजबूरी में बन तो गए लेकिन अनस्टेबल होंगे ना बेटा। तो क्लोरीन या जो भी हेलोजन है उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो अनस्टेबल होंगे, क्योंकि उनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होगी। अगर आप बोलोगे सर प्लस में क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की अगर EN ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Cl पे तो प्लस आना ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेलोजन्स के ऑक्साइड्स में, सुन लेना ध्यान से, हेलोजन्स के ऑक्साइड्स में हेलोजन पर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण जनरली वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये बड़ा मुश्किल से निकलता है बेटा, ठीक है ना। ये मैंने भी एक तरह से याद ही किया हुआ है ना। कारण ये कि एकदम इसको थियोरेटिकली निकालना, ऐसे ही देख के निकालना अपने आप वो संभव नहीं होता। हमने जब प्रैक्टिकली देखा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ रहा था ये आयोडीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन। अगर आपने बेटा पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में तो ऊपर सबसे पहले Cl आता है, फिर Br आता है, फिर I आता है ना। तो मान लो इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो या तो ऐसा आना चाहिए ऊपर से नीचे घटता, या नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर घटता, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये ऑर्डर देखो zigzag है। ब्रोमीन जो है बीच में आना चाहिए, जबकि आ रहा है साइड में। ब्रोमीन साइड में आ रहा है, इस बात को बोला गया मिडल रो एनोमली, ठीक है ना, यानी मध्यम क्रम की अनियमितता, ठीक है ना। तो अगर मध्यम क्रम की अनियमितता पूछ जाए कि ये मिडल रो एनोमली, मिडल रो एनोमली मैं अलग से लिख देता हूं, मिडल यानी मध्यम, रो यानी क्रम, एनिमली यानी अनियमितता। तो मिडिल रो एनिमली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें ब्रोमीन जो है मिडिल रो का है, और मिडिल रो वाले की स्टेबिलिटी मिडिल में आनी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी मिडिल में नहीं आके साइड में आ रही है, मिनिमम आ रही है, इसको ही मिडिल रो एनिमली कहते हैं। अगर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है। इसका जब कारण निकालने की कोशिश की गई तो भी कारण मुश्किल से निकला, है ना। जनरली क्या होता है केमिस्ट्री में, कोई भी ऐसी चीज को एक्सप्लेन करने का कारण जनरली या तो थर्मोडायनामिक्स होता है या काइनेटिक्स होता है। थर्मोडायनामिक्स एनर्जी से संबंधित होता है, काइनेटिक्स रेट से संबंधित होता है। लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है वो दोनों के मिक्सचर पर डिपेंड करता है, पार्टली थर्मो पर डिपेंड करता है और पार्टली डिपेंड करता है काइनेटिक्स पर। यानी इस वाले प्रभाव को हम आंशिक रूप से, हिंदी वालों की बोल रहा हूँ, ये इस वाले प्रभाव को हम आंशिक रूप से ऊष्मागतिकी से तथा आंशिक रूप से बलगतिकी से, है ना, व्याख्या करते हैं। अगर इसकी आंशिक रूप से दोनों से व्याख्या होगी तो फिर हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आया कहां से, तो हमें साफ साफ बताना पड़ेगा कि ये थर्मो डायनामिक्स प्लस काइनेटिक्स का मिक्स डिफेक्ट है, किसी एक का इफेक्ट नहीं है ना। अगर सिर्फ एनर्जी की बात होती तो मैं एक से एक्सप्लेन करता, सिर्फ रेट्स की बात होती एक से एक्सप्लेन करता, दोनों पे डिपेंड कर रहा है इसलिए दोनों से इफेक्ट हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया है। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है ना, वो जो अगर अनस्टेबल होंगे तो सिंपल सी बात है एक्सप्लोजिव्स होंगे, वो अच्छे खासे एक्सप्लोजिव होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि ध्यान रख लीजिएगा कि जो ऑक्साइड्स होते हैं हेलोजन के, ये जनरली अनस्टेबल होते हैं, कुछ उनमें से एक्सप्लोजिव की तरह भी काम करते हैं। और एक ऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आयोडीन का पेंटाऑक्साइड I2O5। आयोडीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है। इसका मतलब हम इसके ऑक्साइड को लैब में यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता है, लेकिन ऐसा खतरनाक नहीं कि विस्फोट कर जाए, हाथ में पकड़ा विस्फोट कर जाए, वैसा नहीं होता है। तो I2O5 लैब में यूज करने लायक एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसका जो यूज होता है वो होता है एस्टिमेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जानते होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली यानी कि पॉइजनस गैस है, और इसका एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी होता है कि इस सैंपल में CO कितना है का अनुमान लगाने के लिए हम जिस कंपाउंड को यूज करते हैं वो I2O5 है। तो I2O5 देखो कैसे करता है इसको एस्टिमेट, वो देखो I2O5 जब CO के साथ रिएक्शन करेगा तो CO को CO2 बना देगा, ये CO को बना दिया CO2, ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस होकर आयोडीन बना लेगा। और आयोडीन का एस्टिमेशन आप सब लोग जानते हैं बेटा कि हम आयोडीन का एस्टिमेशन करते हैं, अलग से लिख रहा हूं, एस्टिमेशन करते हैं इसका, एस्टिमेशन बाय हाइपो, सुना है आपने बेटा। तो हाइपो से हम आयोडीन का एस्टिमेशन करेंगे और आयोडीन की मात्रा से पता लग जाएगा कि CO का अमाउंट कितना था, यानी किसी गैसियस मिक्सचर में CO का कितना है का पता लगाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, तो आंसर है I2O5 को। ध्यान रखना बेटा, मैंने पहले ओजोन समझाया था कि ओजोन का एस्टिमेशन
करने के लिए हम Ki और फिर बाद में हाइपो को काम में लेते हैं। उसी प्रकार से आज CO के लिए ध्यान रखना, CO के एस्टिमेशन के लिए प्रारंभिक तौर पे यानी इनिशियल फॉर्म में हम I2O5 को काम में लेते हैं और थोड़ी देर बाद जब आयोडीन बन जाता है तो हाइपो को काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से एस्टिमेशन का काम पूरा होता है। OF2 और O2F2 के बारे में भी एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर OF2 और O2F2 के बारे में लिख दिया है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये OF2 और O2F2 लगता तो है कि ये है ना फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन इनका सही नाम ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स हैं। होता क्या है बेटा कि इनको ऑक्सीजन की फ्लोराइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको लिखना बाद में चाहिए, बोलना बाद में चाहिए। जनरली ये तरीका होता है कंपाउंड्स को एक्सप्रेस करने का, उनके नाम वगैरह लिखने का। तो अब अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्साइड, ऑक्सीजन के नाम में आइड लगेगा। क्लोरीन का ऑक्साइड, ये भी क्लोरीन का ऑक्साइड है, वो भी क्लोरीन का, वो भी, लेकिन ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। तो ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, ये भी ऑक्सीजन के फ्लोराइड है। तो ध्यान रखना ये दोनों जो हैं वो हैं फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन है और कारण लिख देना, कारण अपने कॉपी में लिख देना, है ना, इंग्लिश में लिख देना। दीज आर नॉट ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन बट आर कॉल्ड फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ये साफ साफ लिख देना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। हिंदी वाले इस प्रकार से लिख लीजिएगा कि ये दोनों फ्लोरीन के ऑक्साइड्स नहीं है बल्कि ऑक्सीजन के फ्लोराइड हैं, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। मेरे ख्याल से ये वाली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब लास्ट में देखो बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है कि आयरन की रिएक्शन HCl के साथ होगी तो क्या बनेगा। मुझको रिएक्शन काफी अच्छी लगती है और समझ में आने के बाद आपको भी अच्छी लगेगी। अभी अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहें तो थोड़ा सोच के देखना क्या बनेगा और फिर उसके अनुसार अपन देखेंगे। आपका प्रेडिक्शन मैं जानता हूं क्या है। आपका प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर बनेगा FeCl2 या फिर FeCl3, ऐसा कुछ या कुछ का तो होगा, दोनों बनेगा, ठीक है ना। तो FeCl2 बनेगा या FeCl3 या दोनों, अपन देखते हैं। पहले मुझको बताओ आयरन क्या है, मेटल या नॉन मेटल। तो आपका जवाब होगा मेटल, और मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और जो इलेक्ट्रॉन ये देगा वो H+ खाएगा बेटा या Cl-। ये पेन सेलेक्ट करते हैं अपन, H+ इलेक्ट्रॉन खाएगा या Cl नेगेटिव। तो मैं जानता हूँ बेटा क्लास में तो मैक्सिमम बार लोग Cl नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन खिलाते थे। तो Cl नेगेटिव है बेटा, वो उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, नेगेटिव चार्ज अलग है, उसको इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे। पता नहीं क्या ऐसा लोगों को लगता है कि नहीं Cl है। अरे Cl नहीं बेटा, वो Cl नेगेटिव, वो पहले से इलेक्ट्रॉन खा चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मुझको नहीं खाना। होता ना कहीं पंगत लगी होती खाने के अंदर, है ना, पुराने जमाने में पंगत में खाना खिलाते थे तो ऐसा लग जाता था कि इंसान जो है वो हाथ जोड़ा दूर से ही, तो भी उसको नहीं, थोड़ा तो रहता लो, अरे थोड़ी सब्जी तो लो, थोड़ा तो नुक्ती लो। मतलब मेरे को ऐसे एग्जांपल ज्यादा अच्छे लगते हैं, खाने पीने के शौकीन रहे शुरू से, इसलिए आप हंस सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बात यह है कि ये मेरे दिल के अंदर से निकलता है, ठीक है ना। तो अभी खाने का टाइम भी हो गया है, शाम का समय, तो ऐसा लगता है कि ऐसी बातों से काम चला लेते हैं, घर पे जाके तो टूटना ही उसके ऊपर। एनीवेज इंपॉर्टेंट ये है कि Cl नेगेटिव के पास पहले से माइनस चार्ज है, पहले से इलेक्ट्रॉन है, पेट भरा हुआ है, मना कर रहा है मुझको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और हम जो है वो, है ना, अच्छे बनने के बजाय हम उसके ऊपर और जोर डालेंगे, नहीं तो और खा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो खा, एक गुलाब जामुन तो चलेगा, वैसा होता है ना, वैसे नहीं करना है। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मत खिलाना बेटा, गलत हो जाएगा। H+ बेचारा गरीब, देखो H+ के पास कुछ भी नहीं है, एक बेचारा कोई इंसान आ रखा है, ठीक है ना, पूरी पंगत को थालियां बिछ गई, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ सबको मिल गया, लेकिन एक इंसान है उसकी थाली में कुछ भी नहीं और भूख बहुत लग रही है उसको। हर बार जो भी आ रहा है देख रहा है कि शायद ही मेरे को देके जाएगा, फिर अरे भाई साहब फिर लास्ट में पानी तो डाल दो, इस प्रकार से बात हो जाती है। तो बात यह है कि ये H+ उसी गरीब की तरह है बेटा, H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा, H+ में, और H+ में इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ता है तो H एटम बनेगा पहले और वो हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी न्यूट्रल गैस, क्योंकि प्लस ये H+ में इलेक्ट्रॉन जुड़ के हाइड्रोजन बनेगा और न्यूट्रल गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। Cl नेगेटिव रहेगा और Cl नेगेटिव आयरन पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा।
अब समस्या ये कि आयरन का पॉजिटिव कौन सा होगा बेटा, फेरस या फेरिक। तो आप जानते होंगे बेटा कि आयरन की तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कभी फेरस कभी फेरिक, दोनों बनने चाहिए। तो चलो मान लेते हैं दोनों बनते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों एनसीईआरटी में दोनों नहीं बना रखे। एनसीईआरटी में पता है क्या बोल रखा है, एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि इस क्वेश्चन मार्क का जवाब दे रखा है एक तो FeCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो हमने सोचा था वो तो बनेगी बनेगी, लेकिन आयरन के लिए फेरस क्लोराइड बनाया। शुरुआत में मुझको भी लगा कि ये फेरस क्लोराइड को फेरिक के साथ इनको क्या परेशानी है, तो परेशानी सुनना क्या होता है बेटा, वो ढंग से सुनना आपकी फेरस में क्या परेशानी है, सॉरी फेरिक में क्या परेशानी है। फेरिक में उनकी परेशानी, चलो फेरिक में उनकी परेशानी जो है वो क्या है वो देखो बेटा। फेरिक में उनकी परेशानी ये है कि अगर मान लो यहां पर मैं लिखता हूं, चलो अलग से, हाँ ये फेरिक है। अब अगर फेरिक बना, बाई द वे फेरिक बना तो क्या होगा बेटा, ये जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, हाइड्रोजन गैस किसने बना वहां पे, वो हाइड्रोजन गैस फेरिक को जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। हाइड्रोजन गैस जो है ना वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है रिड्यूस करना, यानी इसको इलेक्ट्रॉन खिलाना और इसको इलेक्ट्रॉन खिला के फेरस बना देना, Fe2+ बना देना। तो ये हाइड्रोजन जो है ना उसको इलेक्ट्रॉन मिल तो गया है ना, H को इलेक्ट्रॉन है तो सही उसके पास में, लेकिन उसकी एक आदत है, इसका एक शौक है हाइड्रोजन की, बात बात पे इलेक्ट्रॉन दे देता है। हाइड्रोजन को H+ आयन की फॉर्म में भी रहने में कोई समस्या नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहे हो तो H+ इलेक्ट्रॉन खा भी लेता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना तो दे भी सकता है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या ध्यान रखोगे, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ध्यान रखना। ये चैप्टर ऑफ हाइड्रोजन में भी काम आएगा, जो 11th क्लास का टॉपिक है। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट होने कारण फेरिक को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा, फेरस में। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जिंदा कौन रहेगा, सोच के बताना, फेरिक या फेरस। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जिंदा कौन बचेगा, जिंदा कौन बचेगा मतलब कि कौन एग्जिस्ट कर पाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो ये जिंदा और मर गया और ऐसा नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में लगे इसलिए है। ऐसे नहीं कि कॉपी में ऐसे लिख दो ये इसके पास साथ जिंदा बचेगा, वो उसको मार देगा, उसको काट देगा, है ना। तो यहाँ पर कोई है ना, ऐसे नहीं कोई क्राइम पेट्रोल का चल रहा हो, ठीक है ना वर्जन। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल केमिस्ट्री चल रही है, उसको वैसे की वैसे लो, वर्ड्स जो है उसको अपने हिसाब से थोड़ा वो चेंज कर लिया करो कि हाँ सर का कहने का मतलब है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फेरिक या फेरस। तो जवाब है फेरिक। फेरिक को देखते ही हाइड्रोजन गोली मार देगा, अब वो गोली मार देगा मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो फेरस बन जाएगा, तो फेरिक को कन्वर्ट कर देगा ये फेरस के अंदर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर फेरस क्लोराइड बना हाइड्रोजन के साथ में, फेरिक यहाँ नहीं बना। तो अगर आपको इस पे नोट लिखना है तो नोट लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले ये नोट लिख लीजिएगा कि इन दिस रिएक्शन फेरिक इज नॉट फॉर्म ड्यू टू रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। इन दिस रिएक्शन फेरिक इज नॉट फॉर्म्ड या फेरिक क्लोराइड इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हिंदी वाले लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के अपचायक लक्षण के कारण इस अभिक्रिया में फेरिक क्लोराइड नहीं बनता, ठीक है ना। हाइड्रोजन के अपचायक लक्षण, अपचायक गुण के कारण इस अभिक्रिया में फेरिक या फेरिक क्लोराइड नहीं बनता। तो आपको एक और अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है बेटा ये वाले स्यूडो हैलोजेंस, स्यूडो हैलाइट्स। स्यूडो यानी फॉल्स, झूठे, छदम हिंदी में, प्योर शुद्ध हिंदी में छदम, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये छदम हैलोजन, छदम हैलाइट्स, स्यूडो हैलोजन, स्यूडो हैलाइट्स, ये क्या है। स्यूडो मतलब फॉल्स। अब ये इनमें हैलोजन दिख रही है क्या बेटा आपको, हैलोजन नहीं दिख रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर 3 आयन्स ऐसे हैं जिनमें ये देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टी हैलाइड जैसी, ब्रोमाइड आयोडाइड जैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वैसे इनकी भी होती है। उनकी जो वो प्रॉपर्टीज देते हैं, चाहे वो लिविंग ग्रुप वाली प्रॉपर्टी हो या रिड्यूसिंग वाली प्रॉपर्टी हो, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का मतलब है कि इनका ये किससे मिलते जुलते हैं बेटा, हैलाइड आयन से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको स्यूडो हैलाइड दे दिया गया। लेकिन दिक्कत ये आपको याद करना पड़ेगा, बस एक ट्रिक मेरे को समझ में आती है और वो है कि इन तीनों में कॉमन एक नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजनस मोनो एनायंस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना, एक नेगेटिव, जैसे हेलोजन पे एक नेगेटिव होता है, इन पे भी एक नेगेटिव। नाइट्रोजन सबके अंदर ही है। कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स हमारे कोर्स में ही नहीं है, वैसे कुछ ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर हेलोजन नहीं होते हुए भी वो स्यूडो हैलाइड्स हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं, इसलिए बता नहीं रहा हूं। कोबाल्ट में अगर 4 CO लगा दो और एक नेगेटिव, ऐसे कोबाल्ट में 4 CO लगा दो और एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो ये कॉम्प्लेक्स स्यूडो हैलाइड का एग्जांपल होता है। लेकिन ये
अपने कोर्स के लेवल के काफी ऊपर की बात है। इनफैक्ट हमारे कोर्स में तो सूडो हैलाइड्स भी नहीं है। वो तो एक दो बार IIT JEE वगैरह में क्वेश्चन को देखे थे मैंने, इसलिए उनको देख के मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज कुछ काम के नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि सूडो हैलाइड्स ऐसे नाइट्रोजन रखने वाले एनाइंस हैं, मोनो एनाइंस हैं, यानी एकल ऋणायन है ना। मोनो एनायन, मोनो यानी एकल, एनायन तो ऋणायन होते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन रखने वाले ऐसे मोनो एनायंस जिनमें हैलाइड जैसी प्रॉपर्टीज हैं उनको सूडो हैलाइड्स कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सूडो हैलाइड्स आर साइनाइड नंबर 1, देन HCN नेगेटिव थायोसाइनेट आयन, and the thiocyanate ion number 2 and the other is azide ion। तो ये वाला azide ion है। तो ये तीनों आयन को याद रख लीजिएगा, ये सूडो हैलाइड है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, इनमें से कौन सूडो हैलाइड है या कौन सूडो हैलाइड नहीं है, तभी ध्यान रख लीजिएगा, ये लाइन काम आएगी। इंट्राहेलोजेंस, इंट्राहेलोजेंस आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये मैंने हाइड्रोलाइसिस वाले टॉपिक में आपको करवा दिया है। हाइड्रोलाइसिस, जिन्होंने हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है वो देख लीजिएगा इसको, उसमें ध्यान रख लीजिएगा। इंट्राहेलोजन में जो मुझको सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है वो है कि इंट्राहेलोजन का बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर, कि इंट्राहेलोजन दूसरे हेलोजन की तुलना में हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, वो वाला ऑर्डर ध्यान रखना। एक रिएक्टिविटी मैंने एक तरीका याद कराया था फिक्स, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद रिएक्टिविटी का एक और तरीका मैंने करवाया था CBI 2 बार लिख के, है ना, 3 5 7 और 1 3 5 ऐसे करके मैंने बताया था आपको, तो मालूम होना चाहिए वो किस प्रकार से होता है। फिलहाल इंट्राहेलोजेंस के अंदर लास्ट पॉइंट मैंने जो बताया था वो था ClF3 का यूज होता है यूरेनियम को सेपरेट करना, यूरेनियम को कॉन्सेंट्रेट करना फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, वही मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा। इंट्राहेलोजन पहले पूरा डिस्कस किया हुआ है, मैं जानबूझकर वो सारी बातें याद करवा रहा हूं ताकि आपको नाम से शायद थोड़ा बहुत याद आने लगे। लास्ट में अपने आप पास आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए होता है बेटा? ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट लैब में Cl नेगेटिव आयन के टेस्ट के लिए होता है। मान लो आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, आपने है ना कहा कि से हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि इसमें Cl नेगेटिव आयन ही है। तो Cl नेगेटिव आयन के कई सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगर आपके पास Cl नेगेटिव का सॉल्ट है तो Cl नेगेटिव का सॉल्ट इन दोनों कंपाउंड से रिएक्ट करके K2Cr2O7 और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके एक लाल रंग की वेपर बनाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड वेपर। ये रहा CrO2Cl2, इसका नाम है CHROMYL क्रोमाइल क्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर बन रही है, वाष्प बन रही है क्रोमाइल क्लोराइड की, ठीक है ना। अब उस क्रोमाइल क्लोराइड की जो वेपर है उसको हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके, और उसमें वेपर्स को जाने देते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं वेपर्स को। और फिर जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड इकट्ठा हो गया है उसमें NaOH मिलाते हैं। अगर ये Cl नेगेटिव है तो ये लाल वेपर होगी, और अगर ये लाल वेपर क्रोमाइल क्लोराइड की है तो NaOH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। बेटा सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, इसलिए मैंने लिखा सॉल्यूशन, विलियन सॉल्यूशन है ये। तो सोडियम क्रोमेट बनेगा जो पानी में घुल जाता है। तो कुल मिलाकर पहले तो क्या बना बेटा? पहले बना गैस, उस गैस में NaOH पास किया, शेक किया, तो बन गया एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जिसका नाम है सोडियम क्रोमेट। अगर लैब में भी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है, सॉरी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन क्या, येलो सॉल्यूशन बना है, मतलब हमारा टेस्ट एकदम सही दिशा में जा रहा है। और कंफर्म करने के लिए लास्ट में हम मिलाते हैं लेड एसीटेट। ये जो लेड है ये इस क्रोमेट के साथ रिएक्शन कर लेता है। मैंने आपको सिखाया था आज होगा प्रभात कि अधिकांश कंपाउंड पानी में नहीं घुलते हैं, ये प्रभात का कंपाउंड ये भी पानी में नहीं घुलता, मतलब PPT आता है यानी अवक्षेप आता है, और वो है येलो PPT यानी हिंदी में नीला क्या बोलते हैं पीला अवक्षेप, और वो है PbCr4 लेड क्रोमेट। वापस एक बार ध्यान रखो बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है? सबसे पहले ये क्लोराइड आयन का टेस्ट है। दूसरे नंबर सबसे पहले स्टेप में दिए हुए जो सॉल्ट है उसके सॉल्यूशन में, ओरिजिनल सॉल्यूशन वगैरह जो बनाते हैं लैब में, तो दिए हुए सॉल्ट के सॉल्यूशन में हम दो चीजें मिलाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वाकई में Cl नेगेटिव है तो लाल कलर की वेपर आ जाएगी जिसका फॉर्मूला होगा CrO2Cl2। उनको इकट्ठा करके NaOH उसमें मिक्स करके शेक करेंगे। NaOH शेक करते ही सोडियम क्रोमेट का पीला विलयन मिल जाएगा, पीला सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसको कंफर्म करने के लिए कि ये सोडियम क्रोमेट ही है तो उसमें लेड एसीटेट मिलाएंगे। लेड एसीटेट मिलाते ही लेड क्रोमेट का पीला PPT आ जाएगा।
है ना, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि शुरू में Cl नेगेटिव आयन था। यानी कुल मिलाकर Cl नेगेटिव आयन का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट 3 स्टेप में चलता है। पहले स्टेप में 2 रिएजेंट डाले और मिली एक गैस वेपर मिली। अगले स्टेप में सॉल्यूशन मिला। ऐसे याद करना, पहले वेपर, पहले गैस याद कर लो, हालांकि उसको गैस नहीं बोलना चाहिए, नहीं ऐसे याद करने का तरीका है। पहले गैस मिली, फिर लिक्विड मिला, फिर सॉलिड मिला, ऐसे याद कर लो। हालांकि ये एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि वो पहले स्टेप में जो मिला वो वेपर मिला। वेपर में गैस में थोड़ा बहुत अंतर होता है, इसलिए एनीवेज हम उसको याद भली कर ले वैसे, लेकिन वो पहले स्टेप में वेपर मिला, अगले स्टेप में सॉल्यूशन मिला और तीसरे स्टेप में प्रेसिपिटेट मिला, है ना। तो वो उनकी जो क्या बोलते हैं नियरेस्ट फिजिकल स्टेट्स हैं, उनके हिसाब से मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि पहले गैस जैसा कुछ है, बाद में लिक्विड जैसा कुछ है और बाद में सॉलिड जैसा कुछ है, वैसे याद कर सकते हैं। पहले वेपर, फिर सॉल्यूशन, फिर प्रेसिपिटेट। पहले स्टेप में कलर होगा वेपर का लाल, लाल वेपर, अगले स्टेप में पीला सॉल्यूशन, अगले स्टेप में पीला प्रेसिपिटेट, रेड येलो येलो, रेड वेपर, येलो येलो सॉल्यूशन, येलो पीपीटी। इस तरह से आप याद करिएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है बेटा, जो टेस्ट है हमको एग्जैक्टली नाउनिंग में मालूम होना चाहिए, कहाँ हमें ज्यादा समय देना है याद करने पर, कहाँ हमें ज्यादा समय देना है उसको समझने पर। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको याद कर लेना ज्यादा अच्छा होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको याद कितना भी करो कुछ नहीं हो सकता, उनको समझना ही जरूरी होता है। तो मैं समय समय पर बताता रहता हूँ आपको कहाँ पर क्या करना चाहिए, उस तरह से फॉलो करें। चलो ठीक है, तो आई होप दैट टॉपिक ऑफ हेलोजन इज नाउ क्लियर टू यू। फाइनली वी मूव ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 18, यानी ग्रुप 18 की रिएक्शंस में मूव करते हैं। ग्रुप 18 को यूं कहना चाहिए कि फॉर्मल वे में करना है, क्योंकि अपन सारी चीजें पहले ही जानते हैं इसकी, मतलब मुझको नहीं लगता कि मुझको कुछ इसमें बहुत कुछ नया बताना है। जो काम का है एग्जाम में पूछने लायक है वो तो आप ऑलरेडी पहले जानते हैं, पहले कर चुके हैं, है ना, बी एश्योर ऑफ दैट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन जब भी देखोगे, जैसे लास्ट ईयर नीट में जो क्वेश्चन आया था वही वाला फर्स्ट वाला आया था, इसमें सारे कंपाउंड दे रखे थे। मैं तो हर साल ही करवाता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि नीट का देख के पेपर और फिर मैं ये करवा रहा हूँ कि देखो बेटा मैं जो करवाता हूँ वो नीट में आता है, वो नहीं। मैं हर साल ही क्वेश्चन करवाता हूँ, हर साल आप नोट्स देखोगे मेरे, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ पहले कि इनके शेप बताओ वगैरह, हाइब्रिडेशन बताओ। अगर यहाँ नहीं भी बताए हुए हैं तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सारे डिस्कस किए हुए बताइए। तो आपको अब ये होमवर्क के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, सबके आंसर्स में भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको अभी मेरे आंसर्स नहीं सुनने हैं, उनको पॉज कर देना, आगे बढ़ जाना। जब मैं सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहा हूँ उस पर आना फटाफट, है ना, इसको आप यहाँ से छोड़ देना और जब अपने आप कर लो तब वापस देखना मेरे वीडियो को कि मैंने इनके क्या क्या आंसर बताए हैं। पहले वाले का जो आंसर है XeF2, उसका हाइब्रिडेशन sp3d है, sp3d हाइब्रिडेशन है और शेप इसका लीनियर है, sp3d और लीनियर। इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 है और शेप स्क्वायर प्लेनर है, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। XeOF2 sp3d बेंट टी शेप, sp3d बेंट टी शेप, d बनेगा XeO2F2 sp3d सीसॉ, sp3d सीसॉ। XeOF4 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट XeO3 इज sp3 और सिर्फ पिरामिडल, ठीक है ना। ये वाले मैंने शेप बता दिए सबके, तो आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। Which was first compound of xenon synthesized in lab? ये एक तरह से 12वीं क्लास में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई पहला कौन सा कंपाउंड डिस्कस क्या बोलते हैं, xenon का पहला कंपाउंड सिंथेसाइज कौन सा हुआ था, कौन साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया था। ऐसे नीट में क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, ऐसे में गारंटी नहीं लेता हूँ। डिस्कस को कर लेते हैं बेटा। चलो, xenon का पहला कंपाउंड के लिए क्या हुआ था बेटा कि एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था नील बार्टलेट। नील बार्टलेट मेनली काम कर रहा था xenon वाले कंपाउंड्स के लिए, काम कर रहा था, xenon बनाने के लिए सोच रहा था। उसके पहले जिन लोगों ने इनर्ट गैसें डिस्कवर करी थी उन लोगों ने एक तरह से कह दिया था कि भैया कभी कंपाउंड नहीं बनाएंगे ये कभी। तो नील बार्टलेट इस उम्मीद में था कि मैं कोई रिएक्शन जो करवा रहा हूँ उससे शायद कोई इनर्ट गैस का कंपाउंड बने। इसको आइडिया तब लगा, देखना बेटा ध्यान सुनना, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले आइडिया कैसे लगा वो देखो। इसको एक बात अच्छी तरह से मालूम थी कि आईपी मतलब आयनेशन पोटेंशियल, हिंदी में आयनन विभव, आईपी ऑफ O2 नियरली इक्वल टू xenon, यानी कि O2 और xenon की आईपी लगभग बराबर होती है, ये उसको पहले से मालूम था। और अब जब उसको मालूम था तो हमको ही मालूम है और मुझको मालूम है, तो आपको ही मालूम हो जाना चाहिए कि सर ने बताया xenon और O2 की आईपी लगभग बराबर होती है। अगर आप बोलोगे सर आईपी बराबर है, मान भी लिया, तो इससे क्या करें,
तो इसने क्या किया, इसने ये रिएक्शन करवा रहा था O2 की एक कंपाउंड के साथ जिसका फॉर्मूला था PtF6। प्लेटिनम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है और ये इलेक्ट्रॉन छीनने वाला कंपाउंड है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला तो है नहीं। ऑक्सीजन तो स्टेबल होता है बेटा, उसका ऑक्टेट पूरा होता है, हाईली स्टेबल गैस है, क्यों किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जब देखा PtF6 की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने O2 से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, मतलब उसमें इतनी ताकत है कि जो O2 की आईपी है, O2 की आईपी सप्लाई करने की ताकत है इसके अंदर, यूं मान लेते हम। तो क्या हुआ बेटा, O2 का इलेक्ट्रॉन गया तो O2 पे तो आया प्लस और PtF6 पर आ गया माइनस। अगर आप बोलोगे सर PtF6 माइनस बना, ये पता कैसे चला, तो बेटा ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है और रेड कलर ही बना था उस समय पर। ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर रेड बन गया। इसका अंदर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, बस वहीं से नील बार्टलेट को लग गया कि अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन PtF6 को दे सकता है तो उतनी ही तो एनर्जी जिनन को से भी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी। तो जिनन की रिएक्शन उसने जब कराई PtF6 के साथ में, तो क्या इस बार लाल रंग का कुछ बना, तो आंसर है यस, लाल रंग का वापस बना, क्योंकि जो PtF6 माइनस बनेगा इसमें, जो इससे इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, वो बनेगा PtF6 माइनस। और बेटा कॉम्प्लेक्स ही तो कलर होते हैं, इसका कुछ कलर नहीं, इसका कलर है रेड, तो इसका भी कलर रेड है, बस बाहर है Xg+। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है मालूम है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ जिनन का पहला कंपाउंड जो लैब में तैयार हुआ वो कौन सा था, तो बेटा XgPtF6। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, बताओ उस कंपाउंड में जिनन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, तो जिनन +1 में है। हो सकता है उसमें पूछ ले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो प्लेटिनम पहले तो था +6 में, लेकिन उसको एक इलेक्ट्रॉन जिनन से मिल गया है, इसलिए +5 में आ गया है, तो ये +5 में आ गया है। सही है बेटा। हो सकता है आपसे पूछ लें ऐसा कौन सा कंपाउंड था जिसके कारण या जिसकी मदद से या जिससे अनुमान लगाया गया कि जिनन भी रिएक्शन कर सकता है, तो कौन सा कंपाउंड पहले बना था, तो वो ये वाला बना था O2PtF6। ये कौन से रंग का है, तो रेड रंग का है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +1। जवाब नहीं है +1, इसका नहीं है, क्योंकि आप +1 सोच के बहुत खुश हो रहोगे कि +1 आ गया, +1 आ रहा है, +1 नहीं है, ये +1 2 ऑक्सीजन की है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक की निकलती है, तो एक की +1/2 है। बस ये ध्यान रखना कि जो रेड कलर का ऑक्सीजन वाला कॉम्प्लेक्स बना था उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1/2 है। ये लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर +1/2 +1/2। हाँ, प्लेटिनम की +5 ही रहेगी, ये मैं मानता हूं। तो प्लेटिनम की दोनों में +5 है, लेकिन ऑक्सीजन की +1/2 है और जिनन की +1 है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा समझ आ गया होगा आपको। देखते हैं, चलो। Which was the first compound of Zinnan synthesized in lab? जिनन द्वारा संश्लेषित पहला यौगिक, जिनन का पहला कौन सा यौगिक लैब में संश्लेषित किया गया था, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। तो हिंदी में है ना, जो मैंने बता दिया। अब इसका आंसर क्या देना है बेटा, XgPtF6, O2PtF6 मदद देना। O2PtF6 की मदद से बना था, है ना, उससे अनुमान लगाया गया जिनन की रिएक्शन का, लेकिन कंपाउंड था XgPtF6, Xg+PtF6-। ये आपकी होमवर्क है। हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन, XgF2, XgF4, XgF6 तीनों का मैंने हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है बेटा। XgF6 के हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताया था, इसमें कोई रिडॉक्स चेंज नहीं होता है। ये एम्स में पूछा वो क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, थोड़ा इसका प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा इसका बनता है। मैंने कहा दोनों का देख देख के लिख देना, आ जाएगा आपको। XgF2 इन तीनों में से इकलौता वो है जो कि पानी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। तो XgF2 के लिए बस एक लाइन, पानी को ऑक्सीडाइज करता है जिससे जिनन बन जाती है और O2 बन जाता है, जिनन और O2 बन जाता है। इसमें XgO3 बनता है और इसमें ये यहाँ जो Xg और F2 बना, Xg और O2 बना तो वही बनता है, और XgO3 बनता है। सिर्फ सब मिला के यहाँ पे लिख देना Xg+O2+XgO3, सारा कुछ मिल जाएगा। और वहां पर रिडॉक्स चेंज नहीं होता है, वहां पे सिर्फ XgO3 बनेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के अलावा। कहने का मतलब है ये मैंने पहले करवा रखा है, उसको ढंग से देख लीजिएगा, छोड़ना मत। अगर छोड़ना ही होता तो मैं छोड़ देता, मेरे को अगर लगता कि अनइम्पोर्टेंट है तो मैं वापस नहीं बोलता आपको करने को, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलो भाई, आखिरी स्टेज पर आ गए अपन तो। गिव प्रोडक्ट्स फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शन। फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब है कि जब दोनों के पास फ्लोराइड होते हैं तो एक में से फ्लोराइड उड़ के दूसरे में चला जाता है। जनरली देखा गया है कि जिनन के कंपाउंड्स में फ्लोराइड एक्सचेंज ऐसा होता है कि इसकी स्टेट अगर +2 है और इसकी +5 है, तो बताओ दोनों में से किसका प्लस ज्यादा है, इसका प्लस ज्यादा है, तो ये F को ज्यादा ट्रैक करेगा या कम, तो F पर होता है माइनस,
तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा मालूम है, इसके पास पहले से ही 5 F है, फिर भी इसका चार्ज हाई होने के कारण इसका एक F को ले आता है अपने पास। अगर इसका एक F का नुकसान हो गया तो बन जाएगा XEF, और F माइनस गया है तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस पे F माइनस आ जाएगा तो बन जाएगा PF6 और नेगेटिव चार्ज। बस इसी तरह से सारी रिएक्शंस करा दो। यानी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उसमें से एक फ्लोरीन निकाल के हाई स्टेट वाले को दे दो। तो आप क्या करोगे, फ्लोरीन कहां से कहां पे ट्रांसफर करोगे, लो से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ, तो लो से हाई की तरफ। यहां देखो +4 है और यहाँ +5 है, यहां से एक फ्लोरीन उड़ा के वहां भेजो। आंसर बोलो क्या बनेगा, XeF3 पे चार्ज बोलो प्लस, और SbF6 पे चार्ज बोलो माइनस। इधर आ जाओ, यहाँ रुबिडियम पे +1 है और जिनम पे +4 है, तो इस बार उल्टा होगा, ये अपना फ्लोराइड इसको देगा। तो कैटायन कौन है, कैटायन पहले लिखना चाहिए हमेशा, कैटायन इसका बनेगा तो रुबिडियम तो कैटायन होगा, और ये कैटायन एनाइन कौन होगा बेटा, ये F इधर गया तो XeF5 माइनस ये एनाइन हो गया। अगर इसी बेसिस पर आखिरी रिएक्शन देखी जाए, सीजियम पे +1 है और जिनन पर कितना है बेटा, दोनों लिख देते हैं, बढ़िया, +1 और ये है +6, तो कहां से कहां जाएगा, कैसे हो रहा है, अब इसे लिखते हैं +6। चलो तो +1, चलो +1 वाला अपना फ्लोराइड इसको दे देगा तो खुद बन जाएगा सीजियम प्लस कैटायन। ये रिएक्शन हुई तो बन गया सीजियम प्लस तो बन गया कैटायन, और एनाइन कौन बन गया बेटा, एनाइन बन गया XeF6 और एक F7 और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो तो अपना अब रिएक्शन पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। रिएक्शन पार्ट जब अब कंप्लीट हो जाए आपका, जब पढ़ लो आप रिएक्शन पार्ट, तो आप अब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हैं, पी ब्लॉक की पूरी रीडिंग लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पी ब्लॉक में बीच बीच में ऐसे पॉइंट आते रहेंगे जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे यूज वगैरह हैं वो जनरली पूछते नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने जैसे हर अगर कंपाउंड जो भी मैंने कंपाउंड पढ़ा है उसके अगर अपन खुद अगर जो उसके यूज वगैरह हैं वो एनसीईआरटी से देखकर जो अपने नोट्स आ रहे हैं उनमें साथ साथ में एक एक यूज भी लिख दें, सफिशिएंट है। सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, है ना, अदरवाइज वो इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट यूज है वो साथ साथ में मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है ना, और अब आपकी जिम्मेदारी बेटा कि पी ब्लॉक का जो अपन ने, अगर पी ब्लॉक को आपको पूरा बढ़िया तरह से पढ़ना है तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे मालूम है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पार्ट से, उच्च अणुभार वाले जो यौगिक थे हाई मॉलिक्यूलर वेट, वहाँ से स्टार्ट करो। हाई मॉलिक्यूलर वेट में सिलिकेट सिलिकॉन पढ़ो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड पढ़ो, ऑक्सी एसिड ऑक्सी एनायंस पढ़ो, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ो, एलोट्रोप्स पढ़ो। ये पढ़ने के बाद में फिर रिएक्शंस पार्ट, तो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा बेटा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। एक और बात मैं आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलूंगा, वो है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। जो आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह उसके क्वेश्चन बनते हैं, हर बार हर एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन थर्मल डिकम्पोजिशन पे देखता ही देखता हूँ मैं। ठीक है ना, तो होप कि आपको ये क्या बोलते हैं क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस जो कि रिएक्शंस पार्ट की डीपीपी है कुछ दिनों में आप तक पहुंचे, और वो आपको अपने आप करने हैं। फिर उसका डिस्कशन का शेड्यूल में बाद में बताऊंगा। अभी आप पहले इसको पढ़ लो, है ना, अभी आप डीपीपी का वो कुछ नहीं, अभी तो आप ये सोचो कि हाँ भाई सारे डीपीपी सब कुछ हो जाएगा, अगर हमारे ये आता है तो फिर डीपीपी सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ट्राई टू सॉल्व दिस अगेन एंड अगेन। कैसे करना है वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वी विल नाउ स्टार्ट विद द रिएक्शंस पार्ट ऑफ एस ब्लॉक हाइड्रोजन, यानी अब क्लास 11th वाला जो एस ब्लॉक हाइड्रोजन की जो थोड़ी बहुत रिएक्शंस रह गई हैं। हालांकि हर साल नीट में देखा गया है कि जो क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक में से वो एक है, और हाइड्रोजन में से एक या फिर 0 हो सकता है, कभी कभी नहीं भी है ना, कभी आ भी जाए कभी ना भी है। और एस ब्लॉक में भी जो क्वेश्चन आता है वो आयनिक बॉन्ड के क्वेश्चन आता है, मतलब मैंने तो ये देखा कि एस ब्लॉक का क्वेश्चन किसका आएगा, सब सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी तो अपन आयनिक बॉन्ड में कर लिया है। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि एस ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन एस ब्लॉक अब जो करना है वो बहुत कम रह गया है, तो कम रह गया है ज़्यादा रह गया जैसा भी है, अपने को एस ब्लॉक करना है। तो वी विल स्टार्ट विद द एस ब्लॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर, विद एस ब्लॉक एंड देन हाइड्रोजन। थैंक यू।